जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो जनरली कौन सा देखने को मिलता है? हॉबी वो होता है जो आप फ्री टाइम में करना चाहें, जो आपको खुश करता हो। जी मैम, हमारे यहाँ जो उपयुक्त जो मृदा है उसके अनुसार हम लोग अपने क्षेत्र में खेती करते हैं। तो जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है वो कौन से फॉर्म में बदलता है? आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसी भी चीज़ की, जैसे इनपुट? बिहार में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कई महीनों में या कई क्रॉप्स का काफी कम होता है। कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जो एग्रीकल्चर को बेहतर बनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? मैकमिन सर, आइए उसका नहीं, बैठ जाइए। थैंक यू सर। एक मिनट। जी, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। प्रणाम, बैठ जाइए। थैंक यू सर। आपको इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में अपना नाम और होम डिस्ट्रिक्ट दोनों को कॉन्फिडेंशियल रखना है, आप रिवील नहीं कीजिएगा। ओके सर। हमें अपने बारे में बताइए। जी, मैं बिहार राज्य का सर मैं निवासी हूँ। मेरी 10वीं की पढ़ाई 2014 में 70% अंक से तथा 12वीं की पढ़ाई 2016 में 73% अंक से छितौनी इंटर कॉलेज छितौनी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से संपन्न हुई तथा मेरा अंडर ग्रेजुएशन 2016 से 2020 के बीच में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से संपन्न हुई। अपने ग्रेजुएशन के दौरान आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था? सर एग्रोनॉमी में सर अधिकतर। एग्रोनॉमी में? जी सर। अच्छा, एग्रोनॉमी में कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो? सर जो क्रॉपिंग पैटर्न है सर और फसल उगाने की जो विधि है ठीक सर है। उसके बारे में सर अच्छा लगा। तो बिहार में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो जनरली कौन सा देखने को मिलता है? सर जनरली सर तीनों प्रकार के सर दिखाई सर देते हैं। तीनों प्रकार मतलब? जी सर, जो तीनों ऋतुओं में सर जो उगाई जाती हैं सर वहाँ पे उपयुक्त जो जलवायु है उसके अनुसार से तीनों मौसम में सर हम खेती वहाँ पे करते हैं। ठीक है। जी। कुछ एक क्रॉपिंग पैटर्न का एग्जांपल दीजिए जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो। जैसे सर खरीफ में धान और रबी में गेहूँ और सर जायद में कुकर बीट्स के सर फसल लिए जाते हैं। ठीक है मैम। आपकी हॉबी क्या है, क्या करना पसंद है आपको? हॉबी मैम अतिथि सत्कार है मेरा। जी, अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार, ये आपकी हॉबी है? जी मैम। हॉबी वो होता है जो आप फ्री टाइम में करना चाहें, जो आपको खुश करता हो। जी सर, मुझे उसमें प्रसन्नता होती है मैम। प्रसन्नता होती है। जी। तो आप ज्यादातर अपने घर पे लोगों को इनवाइट करते रहते होंगे? जी, जब मैं घर पे रहता हूँ तो अपने दोस्त अपने जो भी रिलेशन के होते हैं और जो भी और क्षेत्र के अच्छे व्यक्ति से मैं मिलना पसंद करता हूँ मैं घर पे। अच्छा। जी। आप जहाँ रहते हैं रूरल एरिया है या फिर अर्बन एरिया है? रूरल एरिया है। रूरल एरिया है। खेती बाड़ी करते हैं पापा या आपके जमीन है कुछ? नहीं, मेरे पिताजी नहीं है लेकिन मैं पापा जी के साथ भी मैं खेती किया हूँ और पापा जी के देहांत होने के बाद भी मैं खेती में संलग्न रहा। तो अभी कौन संभालता है खेत? क्या मैं? खेत कौन संभालता है? सॉरी मैं समझा नहीं। आपके जो खेत हैं जी, वो कौन संभालता है अभी? अभी घर पे बड़े भैया और मम्मी हैं। तो आप क्या लगाते हैं, खरीफ में क्या लगाते हैं अपने खेत में? खरीफ में हम लोग गेहूं लगाते हैं, मसूर और सरसों। सर अच्छा। हमारे यहाँ की पैटर्न सर वही चलता है। और रबी में? सॉरी मैम, खरीफ में गेहूं लगाते हैं मैम और रबी में गेहूं सरसों और खरीफ में धान की रोपाई करते हैं। अच्छा। जी। तो आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और आपके घर में जो क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो हो रहा है वो गेहूं और धान का हो रहा है। आपको पता है गेहूं और धान का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो अच्छा नहीं है सॉइल के लिए? नहीं मैम, हमारे यहाँ जो उपयुक्त जो मृदा है उसके अनुसार हम लोग अपने क्षेत्र में खेती करते हैं। लेकिन जो गेहूं और धान है ये सॉइल से बहुत सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो इसलिए इस फसल चक्र को अच्छा नहीं माना जाता। जी। तो आप बीच में कुछ जायद में और कोई फसल लेते हैं या नहीं लेते हैं? जायद में मूंग की खेती हरी खाद के तौर पे कभी कभी हम लोग कर लेते हैं। कभी कभी कर लेते हैं। मूंग की वजह से क्या होता है, सॉइल को क्या फायदा रहता है? उसके जड़ में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसको सॉइल में रखने का सरकार में कार्य करते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके थ्रू। तो जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है वो कौन से फॉर्म में बदलता है, सॉइल में कैसे स्टोर होता है? सॉरी सर, लगभग नाइट्रेट फॉर्म में। जी।
तो आपके बड़े भैया आपसे कितने बड़े हैं, क्या करते हैं? अभी तो सिर्फ खेती में अपना समय व्यतीत करते हैं और हमसे कोई एजली वही लगभग 1.5 साल। अच्छा। और आपकी माता जी? माता जी वही अपने घर पे कार्य करती हैं और बाकी जो बाकी समय होता है वो भैया के साथ खेती में अपना खेती में सहयोग अपना देते हैं। योगदान रखती जी। हैं। तो आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर में स्त्रियों का या वुमेन्स का क्या रोल है हमारे बिहार में? जी मैम, स्त्री का योगदान मैम अधिकतर होता है क्योंकि जो भी बाकी वहाँ पे अधिकतर जनसंख्या पाई जाती है और वहाँ पे लैंड का जो आकार है मैम अधिकतर छोटा है और बाकी जो घर के गार्जियन होते हैं वो अपने अतिरिक्त आय के लिए बाकी क्षेत्रों में चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए और बाकी जो घर का जो कार्य होता है और खेती का कार्य वो महिला ही अधिकतर संभालती हैं। जी। जी। लेकिन महिलाओं को इस चीज के लिए ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता, मतलब कोई ऐसे कहता नहीं है कि महिलाओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे एग्रीकल्चर में। इसके क्या कारण हो सकते हैं? सर यह एक शिक्षा का अभाव भी मैम देखा जा सकता है क्योंकि महिलाओं का इतना ही ग्रामीण क्षेत्र में आज भी देखा जाता है कि उनका एक बस कार्य देखते हैं लोग कि गृहिणी के भांति, लेकिन जो महिला का योगदान होता है उस पर कोई विशेषकर ध्यान नहीं देते, ना ही उनको महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। जी। तो आपने अपना करियर एग्रीकल्चर में क्यों चुना? क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, मेरे परिवार उसमें अपने कार्य भी किए हुए हैं और मैं खेती में अपना विशेषकर योगदान दिया हूँ और मेरी पढ़ाई एग्रीकल्चर से हुई है। तो यह सभी दृष्टि को देखते हुए मैंने एग्रीकल्चर पढ़ना उचित समझा। जी। जी। सर? आपने जो अपनी हॉबीज बताई कि अतिथि सत्कार, इसके अलावा कोई और हॉबी है जो आपको लगता है कि आपको करना पसंद है? इसके अलावा कुकिंग भी है, जो घर पे भी रहते हैं तो अपने परिवार के साथ योगदान देते हैं और जब पढ़ाई करने के लिए मैं घर से बाहर निकला तो मुझे लगा कि यह जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो फिर मैंने उसमें भी अपना थोड़ा रुचि में लिया। चलिए ठीक है। कृष्णा सर? चलिए, तो आप का फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो एग्रोनॉमी है ना? जी सर। ओके, ये बताइए जैसे आपके यहाँ धान होता है तो ऐसे 5 हर्बिसाइड बताओ जो धान में यूज किए जाते हैं। हर्बिसाइड एक ब्यूटाक्लोर, एट्राजेन और मचेडी का भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ब्यूटाक्लोर का ही नाम मचेडी है, ट्रेड नेम, ये तो एक ही हो गया। और एक पेंडिमेथिलीन। जी, ठीक है। 2-3 हर्बिसाइड सर हम लोग प्रयोग क्या धान में बिस्पायरविक सोडियम यूज कर सकते हैं? सॉरी सर, उसका अभी हम अध्ययन नहीं किए। ओके, अच्छा ये बताइए जैसे आपके यहाँ जब धान उगाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसी भी चीज़ की, जैसे इनपुट हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ऐसा कुछ? जी, हमारे यहाँ सर अधिकतर जो खेती करने की समस्या आती है प्राकृतिक आपदा। जी, जो बाढ़ कभी कभी अधिकतर सूखा पड़ जाते हैं, नहीं तो अधिकतर कभी बाढ़ आ जाते हैं, जिससे क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग का सिस्टम भी सारे बिगड़ जाता है और बाकी जो उत्पादक होता है उसमें सर अधिकतर नकारात्मक प्रभाव से पड़ता है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे हमने कहा कि कोई एक सॉइल है, हम एक बताते हैं, सोच के बताना है, आंसर सही करना है उसका, ठीक है? मतलब कोई सॉइल है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब कि अगर हम कोई एक नॉर्मल क्रॉप ग्रो करें तो हमें अलग से फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है, ये कंडीशन है जी। तो हमने उसमें फसल उगाई तो क्या उसमें फर्टिलाइजर्स देना चाहिए? अब उस सॉइल में ऑलरेडी सफिशिएंट न्यूट्रिएंट हैं, तो अगर हम फसल उगाएंगे तो क्या हमें न्यूट्रिएंट को अप्लाई करना चाहिए बाद में या पहले, या नहीं करना चाहिए? सर वो पौधे के सर डिमांड के ऊपर है। यदि हम सॉइल टेस्ट अगर कराते हैं तो उसमें अगर जिस तत्वों की कमी होगा तो सर हमें तो उसमें देना पड़ेगा। अच्छा जी। तो हम इसको क्या समझें कि हम नहीं दें कि दें? मतलब हमने कहा सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट हैं, ठीक, और हम किसी फसल को उगाना चाहते हैं तो क्या उसमें पोषक तत्व तो देने चाहिए? जी सर, उसमें तो सर देना चाहिए क्योंकि जो वर्तमान क्रॉप्स है उसकी तो सर आवश्यकता पूरी हो जाएगी, बट सर जो अगले आने वाली जो फसल है तो उसके सर उसमें सर कमी हो जाएगी उसके पोषक तत्वों में, तो सर जो मृदा है वह अनुर्वर की स्थिति में सर चली जाएगी। गुड।
अच्छा, एक चीज़ और बता दो, जब हम क्रॉपिंग सिस्टम कोई बनाते हैं तो किस किस प्रिंसिपल पे बनाते हैं, उसके मतलब क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, या कोई रोटेशन जब फॉलो करते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे? जी, सॉइल देखते हैं सर, संसाधन देखते हैं, फिर वो वहाँ पे उपयुक्त जो जलवायु है, उसको देखते हैं, और फिर वहाँ पे किस प्रकार की फसल की डिमांड है, और मार्केट के नियरेस्ट है या नहीं है, और हमारे पास कितने कृषि यंत्र हैं या मजदूर हैं, इस सब परिस्थितियों को सर देखा जाता है। अच्छा, ठीक है सर। बिहार में हम देखते हैं कि बिहार एक काफ़ी प्रसिद्ध राज्य है और इसमें एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कई मायनों में या कई क्रॉप्स का काफ़ी कम होता है। तो ऐसी कौन-कौन सी समस्याएँ आपने देखी हो या आपने पढ़ी हो, जो बिहार की एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं? और अगर आपको मौका मिले, तो उन समस्याओं पर आप कार्य करेंगे? सबसे पहले कि सर वहाँ पे अभी भी पारंपरिक रूप से सर खेती किया जा रहा है, और वहाँ पे जो अत्याधुनिक या जो नई-नई प्रजातियाँ हैं, सर उनका पूरी तरह से समावेश नहीं हो पाया है। जो कृषि में तकनीक है, वो भी अभी निचले स्तर तक नहीं आ पाया है, जो कि किसान उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। बाकी अभी उन्हें किस प्रकार की फसल लेना चाहिए या क्रॉपिंग पैटर्न कौन अपनाना चाहिए, वह सर अभी पूरी प्रकार से उन्हें किसान को जानकारी नहीं है। जी, और फिर मार्केटिंग भी है सर, और वहाँ पे सरकार के द्वारा जो चलाई गई नीतियाँ भी सर कुछ है, जैसे कि संरचनात्मक मंडियों का वहाँ पे विकास नहीं हुआ है, बिजली और पानी, इन इत्यादि बहुत सारे कारण हैं जो कि सर वहाँ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है। कोई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम आती है या आईसीआर ने कोई एक नया इनिशिएटिव लिया और आपके जहाँ पर पोस्टिंग है जिस ब्लॉक में, वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो उस चीज़ को नहीं मानने को तैयार हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मानने को तैयार होते हैं और आप पर दबाव आ रहा है कि इस चीज़ को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करवाइए, और आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के लोग बिल्कुल उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो आप कौन-कौन सी ऐसी विधियाँ अपनाएँगे कि वो लोग उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दें? सबसे पहले कि सर वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो पहले से वहाँ पे अधिकारीगण हैं, हम उनका सहारा लेंगे, और पहले जो एग्रीकल्चर फार्म यदि ब्लॉक के क्षेत्र में है तो उस पे, या जो वहाँ के विशिष्ट व्यक्ति या जो नेता हैं, वहाँ उनके साथ से रह करके हम किसी विशेष क्षेत्र में उसको जो कृषि तकनीक है या फसल है, तो उसको सर पहले वहाँ पे हम प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसान को देख करके लगेगा कि हाँ, यह जो हम इस प्रकार से खेती कर रहे हैं, उसमें और इसमें दोनों में सर अतिरिक्त फ़ायदे हैं। तो सर वह देख कर के ईज़िली सर उसको एडॉप्ट कर सकते हैं किसान। ठीक है। अभी हाल ही में मतलब जब आपने देखा था काफ़ी ज़्यादा किसान आंदोलन हुआ था और फिर वो आंदोलन खत्म हो गया था। दोबारा अभी काफ़ी मतलब आक्रोश रहा किसानों का। तो जब पिछली बार खत्म हो गया था, बातचीत उनकी हो गई थी, दोबारा आंदोलन क्यों स्टार्ट हो गया था? सर उसमें किसान की माँग है जो एमएसपी को लेकर के। हुँ, देखिए, एमएसपी किसी भी हमारे संविधान में उसको अस्थायी रूप से लिखा नहीं गया है। तो किसान का मांग है कि जो इसका रेट है, इसको संवैधानिक तौर पे इसको फिक्स किया जाए, और बाकी सरकार के द्वारा जो A2+FL दिया जा रहा है, उसको बढ़ा करके C2+ 50% सर किया जाए। किसानों की सर ये मांग है, और फिर से सर वो लोग अपना मांग को रख रहे हैं। ये C2 प्लस 50% किसका किसकी रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि C2 प्लस 50% होना चाहिए? सर यह MS स्वामीनाथन सर के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, एमएसपी अभी कितनी क्रॉप में एमएसपी दिया जाता है? सर टोटल सर 22 क्रॉप पे, और एक एफआरपी गन्ना पे। एफआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉरी सर, अभी अच्छा, आपके यहाँ गेहूँ और धान होता है सर्वाधिक। इसके अलावा और कोई आप क्रॉप करते हैं? मूँग तो आपने हरी खाद के रूप में यूज़ करते हैं। बाकी सर सॉरी, गन्ना भी सर हम लोग वहाँ पे, जो हमारा क्षेत्र है वो सर जलोढ़ मिट्टी है, और वहाँ उसमें सर चूने की मात्रा अतिरिक्त पाया जाता है, तो वहाँ पे सर गन्ना की खेती अधिक होती है। अच्छा, गन्ने की कौन-कौन सी वैरायटी यूज़ करते हैं आप? सर अभी 14-201 और 038 और 018। अच्छा, आपने बताया कि आपकी रुचि अतिथि सत्कार के साथ-साथ खाना बनाने में भी है। तो अगर आपको खाने के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट जनरेट करना हो, तो आप क्या डालेंगे? स्पाइसेस डालेंगे, कॉन्डिमेंट्स डालेंगे? सर स्पाइसेस का सर प्रयोग करेंगे। क्या अंतर होता है स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स में? सॉरी सर, अभी चलिए कोई बात नहीं। जी सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बिहार का एरिया कितना है? बिहार का सर टोटल एरिया जी। लगभग सर 94 लाख किलोमीटर।
उसमें से कितना भूभाग है जो कृषि पर लगा हुआ है? सर 54%। 54% तक। जी। बिहार की मेजर प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पर आती है? सॉरी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, बिहार में बहुत अच्छे रिसोर्सेज तो आप समझते ही होंगे, एग्रीकल्चर को लेके बहुत अच्छे हमारे पास में रिसोर्सेज हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर को बेहतर बनाते हैं? सर वहाँ पे तो प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि जल का जो उत्तरी बिहार है, वहाँ पे सर जल का अधिकतर मात्रा में सर अधिक मात्रा में पाया जाता है। बाकी सर वहाँ की मिट्टी है सर, वो विविध प्रकार की है। अगर हम चाहें तो वहाँ पे फसल विविधीकरण अपना करके सर अलग अलग प्रकार के वहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। और वहाँ पे सर और मजदूर जो लेबर हैं वह सर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और वहाँ पे जो किसान हैं वह अधिक मेहनती भी किसान हैं सर। कहते हैं बिहार में माइग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है इसका? सर सिर्फ सर एक माइग्रेशन ही किसी भी क्षेत्र को सर पिछड़ा नहीं करता। अगर उसका सर हम सदुपयोग करें, जो हमारे क्षेत्र में अगर युवा अगर सर अधिक है, अगर वहाँ पे सर उनको रख करके और बाकी इंफ्रा इत्यादि में अगर उनका समावेश कराएं, उनको अगर स्किल दें, तो सर हम उनका सदुपयोग करके सर अपने क्षेत्र को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार की कोई 5 जनजातियां आपको पता हो जो? सर एक तो गोंड जनजाति है, और एक सर उत्तर पश्चिम में सर थार जो जनजाति पाए जाते हैं वह है। अच्छा, बिहार की कोई 5 योजनाएं आपको जो पता हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड? जी, बिहार फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, और छत पे बगानी करने वाला योजना सर है, और मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। जी सर। अभी इतनी याद कर पा रहे हैं? जी सर, और है सर निजी नलकूप योजना है सर, बिहार सरकार के द्वारा चलाई। बिहार की बहुत सारी पर्सनालिटी फेमस रही हैं, आपको कौन सा व्यक्तित्व तो सबसे अच्छा लगता है? सॉरी सर, नहीं सोच पा रही। बिहार की कोई पर्सनालिटीज के नाम बताइए जो आपको फेमस पर्सनालिटी लगते हों। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर वहाँ पे ठीक है, थे। और बाकी सर कर्पूरी ठाकुर वो भी थे सर। जी। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जी सर, उनका जन्म सर सिवान में हुआ था। अच्छा जी। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का सर लुम्बिनी नेपाल में हुआ था सर। कपिलवस्तु लुम्बिनी सर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का कहाँ हुआ था? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य सर तो जन्म तो वहाँ पे नहीं हुआ था, बट सर वहाँ पे बिहार में सर शासन किए थे। जी। एक एक्टर हैं बहुत फेमस हैं बिहार के, जानते हैं आप? किस क्षेत्र में सर? एक्टर हैं तो मतलब मूवी क्षेत्र में होंगे, सिनेमा में? तो भोजपुरी सिनेमा में तो सर अतिरिक्त कई प्रकार के हैं जो भोजपुरी अपना मूवी निकालते हैं सर। बॉलीवुड में कौन है? बॉलीवुड में सर तो पहले थे सुशांत सिंह राजपूत, जिनका सर अभी कोई नहीं है बिहार से? सर होंगे सर, सॉरी, लेकिन मूवी में सर इंटरेस्ट नहीं रखते। ओके, वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री जी एक अच्छी मीटिंग है जो वैश्विक स्तर की है, उसे अटेंड करने गए हैं। जी सर। कौन सी मीटिंग है वो? G7। G7। जी। इंडिया इसका भाग है या सिर्फ और सिर्फ अतिथि के तौर पे गया? नहीं सर, इंडिया इसका भाग तो अभी नहीं है, बस अतिथि के तौर पे सर यहाँ गए हुए हैं। इस बार सबसे मुख्य मुद्दा क्या रहा इस G7 मीटिंग का, जो सबसे टॉप पे रहा है? सर जलवायु परिवर्तन को लेकर के। कंफर्म है आप? जिससे जलवायु परिवर्तन, और दूसरा सर जो वैश्विक तौर पे जो युद्ध चल रहे हैं, तो इसको सर एक पूरी तरह से शांत करने का। कौन से युद्ध चल रहे हैं? जैसे सर रूस यूक्रेन का हुआ, इजराइल हमास का हुआ। आप किसका पक्ष लेंगे? यूक्रेन सही कर रहा है या फिर रशिया सही कर रहा है? सर दोनों के सर सिद्धांत अपने अलग अलग हैं, जो कि दोनों अपने अपने तर्क पे असर युद्ध कर रहे हैं। जो कि रूस का मानना है कि जो यूक्रेन है वह नाटो का सदस्य ना बने, और यूक्रेन का इच्छा है कि यदि हम नाटो का सदस्य बन जाते हैं तो हमें अतिरिक्त सहायता प्रदान होगा।
तो सर दोनों अपने अपने तर्क पे सर उचित है। अब सर आगे अब वैश्विक स्तर पे सर जो यूएनए है उसमें सर फैसला हो तो फिर स्थितियाँ बनी। ओके। बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सुमेश्वर की पहाड़ी है सर। कहाँ पे होती है? सुमेश्वर की पहाड़ी सर पश्चिमी चंपारण में सर रामनगर के पास है। अच्छा, कभी विजिट किया आपने? सॉरी सर, जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बिहार में कौन सी ऐसी जगह जहाँ आपने विजिट किया है अभी? सर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है सर, उस क्षेत्र में सर घूमने का थोड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कभी म्यूजियम में जाने का मौका मिला? पटना म्यूजियम सॉरी सर, नहीं मिला। नहीं गए? नहीं। जाना चाहिए वहां पर एक बार। जी सर। सर चलिए, कोई एक योजना के बारे में बताइए जो बिहार सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में लाया गया हो। सर बिहार मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना सर बिहार सरकार का ही है। निजी नलकूप योजना सर नहीं, कोई एक योजना के बारे में डिटेल में बताइए। जी, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना है, जिसके द्वारा जो लघु और सूक्ष्म जो किसान हैं उनको सर भाड़े पे और कृषि यंत्र अवेलेबल कराया जाता है। और बाकी जो अगर किसान अगर कृषि यंत्र को खरीदना चाहते हैं तो सर उन्हें 70 से 80% डिस्काउंट पे अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, बिहार में किस तरह की सिंचाई यूज की जाती है? सर लगभग सर 63% पे सर नलकूप हैं और बाकी 23% सर नहर से सिंचाई होती है। ठीक है। आपका ग्रेजुएशन का ईयर कौन सा था? 2016 से 2020। 2016 से 2020। अच्छा, 2020 से लेके 24 के बीच में आपने क्या किया है? जी सर, कोरोना काल आया तो सर मेरी पढ़ाई बाधित हुई, तो बट सर उस समय मैं खेती करने लगा और फिर उसके बाद 2022 से सर मैं फिर सर्विस के लिए सर प्रिपरेशन करना शुरू किया। 22 से आप तैयारी कर रहे हैं? जी सर। तो किस किस एग्जाम्स की तैयारी किए हैं अभी तक? सर अभी सिविल सेवा की सर तैयारी कर रहे थे। सिविल सेवा की तैयारी जी। कर रहे हैं? बीपीएससी या फिर यूपीएससी? यूपीएससी की सर। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप बीओ के इस इंटरव्यू में बैठे हैं, तो अगर एक बीओ के तौर पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या ये सर्विस आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर फ्यूचर में यूपीएससी का एग्जाम देके एक यूपीएस आईएएस ऑफिसर बनना पसंद करेंगे? नहीं सर, मैं सर जॉब इसमें लेने के बाद सर मैं इसी में सर कार्यरत रहूँगा, क्योंकि सर मैं किसानों की समस्या को भी देखा हूँ और सर मुझे इसमें ज़्यादा अनुभव भी है, क्योंकि सर मैंने ज्ञान अर्जित सर लगभग 6 साल मैंने किया हूँ। तो मुझे लगता है कि सर इसमें हम किसानों की सहायता करके ज़्यादा हमें खुशी भी होगी और मैं अच्छे तरह से सर इसमें अपना योगदान मैं अदा भी कर पाऊँगा। ठीक है। अच्छा, बीओ बनने के बाद मान लीजिए आप एक ब्लॉक में पोस्टेड हैं, तो वहां पर अगर कोई फार्मर है, उन्हें अगर कोई स्कीम के बारे में एनरोल कराना है या कोई भी स्कीम में उन्हें स्कीम के बारे में अवगत कराना है, तो किस तरीके का अप्रोच फॉलो करोगे आप? मतलब कैसे कम्युनिकेट करोगे उनसे? मान लीजिए आप पहली बार पोस्टिंग हुई है आपकी, अभी तक आप जो है सारे फार्मर्स और सारे ब्लॉक्स में अच्छे से आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो क्या रहेगा आपका पहला स्टेप? पहला स्टेप की सर हम उन्हें कृषि जो चौपाल कराया जाता है, गोष्ठी कराया जाता है, तो उसमें सर किसानों को हम एकत्रित करेंगे और उन्हें उस जो भी तकनीक है तो उनके बेनिफिट के बारे में हम उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से कम लागत में कम समय में उसका सदुपयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ा करके अपने आय में वृद्धि किया जा सकता है। तो सर इस प्रकार से हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता है अभी नए कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसाइड किए गए, तो कृषि क्षेत्र में कौन मिनिस्टर हैं? जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान। और एनिमल हस्बेंड्री? सर Animal- वही है सर। वही है। जी। और पंचायती राज? सर पंचायती राज सर जो बिहार के सर हैं उनको दिया गया है। कौन है? फूड प्रोसेसिंग? चिराग पासवान। एमएसएमई? सॉरी सर, वन। ठीक है। अच्छा, आप C2 और A2 कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे एमएसपी के दौरान। ये A2 कॉस्ट में कौन से कॉस्ट हैं जो A2 कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं? A2 कास्ट में सर जो हमारे कृषि लागत में जो अतिरिक्त जो बाहर की संसाधन को खरीद करते हैं तो सर उसको A2 में सर लिया जाता है। और FL में सर जो हमारी फैमिली उसमें कृषि में जो कार्य करते हैं तो उनकी जो एक मजदूरी सर एक तय किया जाता है तो उसको सर उसमें काउंट कर दिया जाता है। और C2 में फिर क्या क्या आ जाता है?
C2 में सर जो अतिरिक्त लागत के साथ साथ जो हमारे अगर घर पे जो कृषि यंत्र हैं, हमारी ज़मीन है, तो उस और जो उसमें हम अपना योगदान देते हैं, तो उन सभी का सर कॉस्ट उसमें जोड़ दिया जाता कृषि है। यंत्र के जो डिप्रिसिएशन होते हैं क्या वो A2 में आते हैं? अगर सर कृषि यंत्र का अगर बाहर से प्रयोग करते हैं, तो सर नहीं, जो उसको हमारे हैं, जी, जो हमारे हैं उस डिप्रिसिएशन पता है आपको क्या है? जी, उसमें सर जो लॉस होती है। हाँ, जी। जो लॉस होती है यूज के दौरान, तो जी ये सर। जो डिप्रिसिएशन है ये A2 में इंक्लूड होता है? सॉरी सर, लेकिन हमें लगता है कि सर जहाँ तक हम पढ़े हैं कि सर उसमें काउंट नहीं किया जाता है। जी, सिर्फ फैमिली का जो न्यूनतम मजदूरी होता है उसी को उसमें काउंट किया जाता है। 7 जून को एक विश्व दिवस मनाया गया था, कौन सा विश्व दिवस था? 7 जून को। सॉरी सर। 5 जून को जी सर, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया गया था। खाद्य से भारत के खाद्य सुरक्षा के बारे में आपका क्या राय है? सर भारत की सर जितनी जनसंख्या है उसको सर पौष्टिक युक्त भोजन प्राप्त कराना सर हमारी खाद्य सुरक्षा जो हमारी सरकार है उसका सर लक्ष्य होता है। जी। आपकी राय क्या है? क्या हमारे देश में फूड सिक्योरिटी है? हम बाहर इतना एक्सपोर्ट करते हैं, इतने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, क्या हम सेल्फ सफिशिएंट हैं? क्या हम एक्सपोर्ट करने के बाद भी हमारे देश के अंदर जो खाद्य सुरक्षा है उसे मेंटेन कर पाएंगे? कल को कोई आपदा, कोई विपदा आती है तो क्या हम हमारे जो पॉपुलेशन है उसको आहार सफिशिएंट दे पाएंगे? जी सर, हमारे यहाँ सर उतनी उत्पादन होती है कि सर अगर हम निर्यात भी करते हैं तो फिर भी सर हमारे पास जो भंडार होता है तो सर उसमें अतिरिक्त सर खाद्यान्न सर रखे जाते हैं। जैसे कि इस बार गेहूं में सर FCI के द्वारा 2.66 करोड़ टन सर खरीदारी हुआ है और बट सरकार के द्वारा अगर पूरे जो भी स्कीम चलाए जा रहे हैं उसके लिए सर 1.88 करोड़ टन की आवश्यकता होती है। तो इसके अनुसार सर हम कह सकते हैं कि जो अतिरिक्त जो खाद्यान्न की खरीदारी हुई है तो उससे अपनी पूरी जनता को सर भोजन देने के तत्पश्चात भी सर हम निर्यात सर कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट प्राइस और MSP में क्या अंतर है? सॉरी सर, प्रोक्योरमेंट प्राइस और MSP, प्रिपेयर पॉइंट सर नहीं समझ पा रहे हैं। जिस प्राइस पे गवर्नमेंट फार्मर से खरीदती है जो भी खाद्यान्न होते हैं उसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। जी तो सर। प्रोक्योरमेंट प्राइस और MSP में क्या अंतर है? सर MSP वही होता है सर जो न्यूनतम मूल्य पे सर उसको खरीदा जाता है। तो क्या MSP पे ही गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है? क्या गवर्नमेंट खरीदती है फार्मर से? जी सर, उतना ही पे सर खरीदती तो है। इसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। तो क्या ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है ये MSP से ज्यादा हो सकता है? सॉरी सर। फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस के बारे में कोई आइडिया है? सॉरी सर। ठीक है, चलिए ये बताइए कि इतने सारे कैंडिडेट्स में से आपको BAO के लिए क्यों चुना जाए? सर पहले तो सर जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी रखा गया था सर मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ और साथ ही साथ मैं सर परीक्षा भी उत्तीर्ण किया हूँ और सर मेरे पास सर कुछ अनुभव भी हैं जो कि सर मैं इसमें विशेषकर अपना योगदान दे सकता हूँ और साथ ही साथ मुझे सर किसानों के बीच समन्वय स्थापित करना और एक नेतृत्व करने की सर क्षमता है और जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बताए जाएंगे सर उसमें सर उसको देखते हुए सर मैं उसको ज़मीनी स्तर पे पूरी तरह से लाने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए आपके इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम फीडबैक पे आते हैं। ठीक है, Thank you, sir. सबसे पहले मैं आपको कुछ फीडबैक देता हूँ, उसमें हमारे पैनलिस्ट को जो भी ऐड करना होगा वो उसमें ऐड करेंगे। देखिए आपका हैंड मूवमेंट बहुत सही था, आपने अननेसेसरी हैंड मूवमेंट्स नहीं किए। आई कांटेक्ट की अगर बात करूं, आई कांटेक्ट अच्छा था ही था, लेकिन और ये भी नहीं था कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं, आप पूरे पैनल को देख रहे हैं, एक बैलेंस मेंटेन कर रहे थे। वॉइस आपको थोड़ा सा और रेस करना पड़ेगा, आपकी आवाज कहीं कहीं में बहुत धीरे हो जा रही थी और हमें जो है वो अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था। अगर इंटरव्यू में पैनलिस्ट को अच्छे से चीजें सुनाई नहीं देंगे तो आपके इंटरव्यू में वो कम इंटरेस्ट लेने लगेंगे, ठीक है ना, तो फिर वो इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगा। चौथा है फॉर्मल शूज। जब इंटरव्यू में जाइएगा तो ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज पहनिएगा,
ठीक है, ओके, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान सर पहले रखिएगा। बताया रहते सर कि ऐसा किया जाएगा, तो सर मैं लेके आया रहता, क्योंकि मैं ड्रेस सर ऑलरेडी पहले तैयार कर चुका हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी ये ठीक है। मतलब आप कौन से कलर के पैंट और शर्ट पहनोगे? सर फोटो रखा हुआ है सर, कहिएगा तो मैं नहीं कोई बात नहीं, आप दिखाऊंगा। कलर बता दो बस। कलर सर बैगनी कलर का सर, पूरा गाढ़ा तो नहीं है, हाँ बट हल्का है। स्काई और शर्ट हाँ। वाइट। ठीक है, शर्ट वाइट है, जी ठीक है। तो आप शूज भी ब्लैक है ना? जी सर, ठीक है, डन। और बेल्ट का कलर ब्लैक है सर। ब्लैक है ना? ठीक है, चलिए। और बाकी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपके ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा लगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। अगर प्रोफेशनल नॉलेज मतलब एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो मुझे आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा गैप नहीं दिखा, ठीक है। जो टेक्निकल चीजें हैं कहीं कहीं पे आप नहीं बता पा रहे थे, वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स को डिसाइड नहीं करेंगे। आप किस तरीके से आंसर दे रहे हो उस चीज को डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो मुझे टेक्निकल नॉलेज में बहुत ज्यादा गैप नहीं दिखा, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है ना कि जैसे क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है। जब आप क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बोल रहे थे तो थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी। आपने बीच में खरीफ में गेहूं उगाएंगे, जी सर, थोड़ा फिर आपने चेंज किया, जी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये कंफ्यूजन आप ना ही करो। और जब आप जायद में मूंग उगा ही रहे हो तो आप क्लियरली जो है वो बता सकते हो कि जायद में मूंग हुआ। तो थोड़ा सा जनरल एग्रीकल्चर का एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा, ठीक है। बिहार जीके जी इसके बारे में आपको सुधांशु सर बताएंगे। बाकी किसी को कुछ ऐड करना है सर? नहीं, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, जब भी आप आंसर्स कर रहे थे या नहीं आ रहे थे तो आप पैर जो है वो नीचे ऊपर जैसे अभी ये आप कर रहे नर्वस हो, होके नहीं करना है, नेल जरूर कट कर लेना, ठीक है। जी और जब भी आंसर गलत हो तो हंसना नहीं है। जैसे आपका जो आंसर गलत हो स्माइल रहा कर था रहे उसमें थे आप स्माइल कर रहे थे, तो ये नहीं कि मतलब आप गलती भी कर रहे हो आप हंस भी रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको सही कर लेना। जैसे आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाता कि क्या आपने मतदान किया था, ठीक है, तो आप क्या उत्तर देते उसका? सर, मैं अपने बिहार राज्य से काफ़ी मैं दूर था, और मैं सर अपनी पढ़ाई की पूरी तरह से तैयारी कर था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू का डेट आ गया था। तो सर जिस दिन मेरा वहाँ पे मतदान का समय था, उसी दिन सर मेरे यहाँ पे मॉक इंटरव्यू थी, चलो क्या तो था? इसलिए सर मैं नहीं जा पाया। मॉक इंटरव्यू था। मॉक इंटरव्यू था। हाँ और अच्छा। अगर मान लीजिए आपसे हम पूछे कि मतदान करते तो कौन से पार्टी को करते? सर, हम किसी विशेष पार्टी को सर देख करके तो नहीं करते, बट वहाँ पे जो हमारे योग्य जो कैंडिडेट थे नहीं, सर, वही वही पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से अभी के हिसाब से आप कौन से पार्टी को मतदान करते? सर वहाँ पे जो सतीश कुशवाहा जी थे, हम सर वो बिना पार्टी पे हम जाते हुए हम कैंडिडेट को देख करके हम मतदान करते, ताकि हमारे क्षेत्र का थोड़ा विकास कर सके। और अगर आपसे ये पूछते हैं हम कि जो पार्टी अभी आपके यहाँ जीते हैं, क्या वो सही, आपको लगता है कि वो सही है, उनका जीतना सही था? तो जी सर, क्योंकि सर ये दूसरा बार वह सर विजेता हासिल हुए हैं, तो सर जनता उनसे प्रभावित है, तभी तो सर उन्हें फिर अपना बहुमत उन्होंने सर कृषि क्षेत्र में अच्छा काम किया है? दिया। सर विशेषकर कहें तो सर उतना तो अच्छा कार्य नहीं किए वो। सर ओके सर, इस पे फीडबैक दे दीजिए। जी जी। सर ने तो बता दिया कि किसको वोट देंगे। हाँ, नहीं, बात यह है कि देखो, पहली पॉइंट ये रखिएगा कि देखिए, आप जो मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, मतदान एक इतना बड़ा अधिकार माना जाता है कि लोग अपने घर में, जैसे बहुत से आपने देखे होंगे उदाहरण कि मतदान के चक्कर में घर में कोई अगर किसी का देहांत भी हो गया तो उन्होंने उसको प्राथमिकता नहीं दी और मतदान को दी। तो मेरे हिसाब से अगर आप मतदान, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले हैं, आपने कहीं भी ये नहीं बताया कि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो मतदान को हाँ कर दीजिए। ध्यान ये रखिएगा, जब मतदान को आप हाँ करेंगे तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि जब आप मतदान करने गए तो आपकी किस उंगली पर जो है वो लगाते निशान। जब भी ऐसी चीज आप बोलते हो पूरा प्रिपेयर रहना, ठीक है। हो सकता है वो आपसे ये पूछे कि वहाँ कितने लोग बैठे हुए थे जब आप अंदर गए थे, क्योंकि उन्हें भी इस चीज की जानकारी रहती है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आप मतदान को हाँ ही करिएगा, ठीक है। उससे ये हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरे इंटरव्यू ये बताया कि आप खेती करते थे, उसके बाद आपने कार्य स्टार्ट किया, है ना। और अगर ऐसा कोई बड़ा, मान लीजिए आपका बीओ का इंटरव्यू लगा होता, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका इंटरव्यू अगर लगा होता, ठीक है, तब आप उसको प्रायोरिटी दे सकते थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको मतदान बहुत बड़ा अधिकार माना जाता है। और अगर आप नहीं जागरूक हैं, ठीक है, आपने किसी कार्य को और प्राथमिकता दी, तो जब बीओ बन जाओगे तो आपका ये भी कार्य होगा कि आपकी जो ब्लॉक है ना, वहां पर आपको कैंपेन भी करवाए जाएंगे, ठीक है, जहां पर नॉर्मल ऑफिसर भी कैंपेन करवाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा उनको हो जाएगी प्रॉब्लम। जी सर। ठीक।
ठीक है। Thank you, और अगर आपसे पूछा भी जाए कि मतदान किसको किया तो नाम नहीं बताना हाँ, है, नाम नहीं आप कह सकते हो कि सर ये राइट टू प्राइवेसी के तहत कॉन्फिडेंशियल है कि मैंने किसको मतदान किया, जी सर। ठीक है ना। ओके, किसी भी तरह का पॉलिटिकल व्यूज मत दीजिएगा, किसी भी तरह का बायसनेस नहीं दिखना चाहिए कोई भी पार्टी की और कुछ भी, ठीक है सर। थैंक यू सर। मैम कुछ ऐड करना है आपको? बाकी आपकी जीके जीएस ठीक थी, बेसिक आपको नॉलेज है, और एक बार और भी देख लेना करंट की कोई इवेंट है थोड़ा सा आपको हेल्प करेगी। बाकी ओवरऑल दैट वाज गुड।